बनाए लिखे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, है ना, यानी साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया या फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, है ना, इसका डिस्कशन कर लिया था। तो उसके जस्ट बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो आपका आता है डिटर्जेंट, है ना, यानी ये अपमार्जक होता है जिसको आप निरमा वगैरह कहते हैं घर पर, है ना। तो डिटर्जेंट क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। साबुन, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस भी होता है, अभी करवाएंगे आगे चल करके आपको, है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया के बाद साबुन के कुछ गुण पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि अच्छे साबुन के गुण लिखिए या उच्च कोटि के साबुन के गुण लिखिए, है ना। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा अच्छे साबुन के गुण, क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि साबुन में अधिक क्षार नहीं होना चाहिए। साबुन में अधिक मात्रा में क्षार नहीं होना चाहिए। ज्यादा क्षार होगा तो क्या करेगा, त्वचा को काट देगा, है कि नहीं, त्वचा को बेकार कर देगा। तो इसलिए क्षार की मात्रा तो होगी, लेकिन क्या है, लिमिटेड मात्रा होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि जिससे किसी को नुकसान ना हो। ठीक, उसके बाद साबुन चिकना व मुलायम होना चाहिए। तो साबुन चिकना व मुलायम होना चाहिए। अब साबुन किससे बनता है, सोडियम या पोटेशियम सल्फेट लवण से बनता है ना। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं साबुन। तो उसमें क्या, सोडियम पोटेशियम बहुत मुलायम धातुएं होती हैं, है कि नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि साबुन हमारा होता है वो सॉफ्ट होता है ना, हार्ड नहीं होना चाहिए साबुन। ठीक, उसके बाद कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए, है ना। ये कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए, खासकर जो नहाने वाला साबुन है उसमें तो जरूर, है ना, ये पदार्थ मिले होने चाहिए। जैसे लाइफ बॉय है ना, डिटॉल वगैरह है, 99.99% कीटाणुओं को मारे, है ना। तो इसमें देखिए क्या है, कीटाणुनाशक पदार्थ हैं तभी ये लोग इतना प्रचार करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके का होना चाहिए साबुन। ठीक, उसके बाद है कि जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जल की मात्रा भी साबुन के अंदर क्या है, 10%। भाई ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर साबुन सॉलिड नहीं रहेगा, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। भाई ज्यादा क्वांटिटी अगर पानी की हो गई तो साबुन साबुन नहीं रह जाएगा, लिक्विड बन जाएगा फिर ऑटोमेटिक, है ना। तो इस प्रकार से इसमें कीटाणुनाशक गुण वगैरह मिले हुए होते हैं और पानी की मात्रा वगैरह कम होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज ये हो जाता है, कभी कभी बड़े खुशबू वाले साबुन आ जाते हैं, जैसे लक्स है ना, लक्स बहुत खुशबू के लिए लगाए थे लोग उसको, तो वहां भी होते हैं कीटाणुनाशक पदार्थ, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा कम होते हैं। जैसे लाइफ बॉय है, डिटॉल है, इनमें बहुत ज्यादा कीटाणुनाशक गुण होते हैं, कीटाणुनाशक पदार्थ होते हैं। इनका मेन टारगेट वही होता है, ये आपको गोरा भले ना करे, है ना, लेकिन कीटाणुओं से रक्षा करते हैं। अगर गोरा होना है तो लक्स लगाइए फिर, ठीक, तो वो आपको गोरा करने का काम करेगा। ठीक, तो ये हो जाता है। उसके बाद क्या आएगा, अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो है आपका डिटर्जेंट यानी अपमार्जक। ठीक, तो अपमार्जक में देखिए क्या है, आपका लिखा हुआ कि लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। यानी ये भी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम सल्फोनेट लवण होते हैं, आपके जो अपमार्जक होते हैं, जो डिटर्जेंट होते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और है कि ये जो अपमार्जक होता है ना, भाई साबुन से काम चल रहा था तो अपमार्जक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बताया था कि जो साबुन होता है ना, वो दो प्रकार का हो सकता है ना, एक मृद साबुन, एक कठोर साबुन, मैंने आपको बताया भी था। ठीक, और वहां पर यह भी बताया था कि जो आपका साबुन होता है वो कठोर जल के साथ, है ना, कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, या कठोर जल में वो साबुन काम नहीं आता है। ठीक, तो वहां पर हम क्या है कि कठोर जल से फिर कपड़े भी नहीं धुल सकते साबुन लगा करके, तब फिर क्या करना पड़ेगा, तब फिर हमें ये करना पड़ेगा, हमें डिटर्जेंट की, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, सभी में क्या है, पानी की सहायता से कपड़ों को धुल डालेगा, साफ कर देगा, है ना। तो इसीलिए तराई इलाकों में रहते हैं कि जहां का वाटर क्या होता है, कठोर होता है। ठीक, अब ये कठोर वठोर क्या है तो इसकी बात अभी आगे करेंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहां पर देख लेते हैं उसका एग्जाम्पल अपमार्जक का। मैंने बताया अभी अपमार्जक क्या होता है। तो यहां पर फॉर्मूला देख लीजिएगा, C12H25SO3Na, नाम है इसका सोडियम लॉरिल सल्फेट। देखिए सामने लिखा है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये एक प्रकार का डिटर्जेंट है, अपमार्जक है ना, जिसका प्रयोग किया जाता है कि कठोर जल से कपड़े धुलने में इसको प्रयोग करते हैं ताकि कपड़ा
साफ हो जाएगा। ठीक, तो ये बात हो जाती है आपके अपमार्जक के विषय में, है ना। और ज्यादा इसमें कोई खास बात करनी नहीं है। उसके बाद अब मैंने बताया अभी आपको कठोर जल, तो जरा जल की 1 मिनट में छोटी सी बात आपको बता देता हूं। जैसे जल, ठीक, तो जल 2 प्रकार का हो जाता है। एक आपका होता है ना, एक को कहते हैं मृदु जल, ठीक, और एक कहते हैं दूसरा कठोर जल, है ना। पॉइंट आ गया है तो बता देता हूं, वरना की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए जल 2 प्रकार का, मृदु जल और कठोर जल। अब ये कठोर और मृदु जल क्या होता है, तो कठोर, ये मृदु जल ऐसा जल होता है जिसमें कोई भी आपका हार्ड लवण वगैरह नहीं घुला हुआ होता है, यानी इसके अंदर हानिकारक लवण कोई भी उपस्थित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मृदु जल। इसको पीने में उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे पीने वाला जो घरों में जल आता है वो कैसा जल है, मृदु जल है। ठीक, तो बिल्कुल आसान सी डिफिनेशन, इसमें कुछ नहीं बताना है कि ऐसा लवण, ऐसा ऐसा जल, सॉरी लवण कह रहे हैं, ऐसा जल जो पीने योग्य होता है वो मृदु जल कहलाता है। ठीक, कठोर जल, तो देखिए कठोर जल है आपका, इसके अंदर हानिकारक लवण घुले हुए होते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके क्लोराइड और सल्फेट जिस पानी के अंदर घुले हुए होते हैं, जिस जल के अंदर घुले हुए होते हैं, वो कहलाता है आपका कठोर जल, है ना। यानी जिसमें आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले हुए होते हैं, वो आपका कहलाता है कठोर जल। ठीक, और इस गुण को कहते हैं जल की कठोरता। ठीक, जल की कठोरता है, तो जल की कठोरता 2 प्रकार से होती है। एक होती है आपकी स्थायी कठोरता, है ना, स्थायी कठोरता, और एक होती है आपकी अस्थायी कठोरता। ठीक, तो जल में 2 प्रकार की कठोरता हो सकती है। कठोर जल 2 प्रकार का हो सकता है, एक उसकी कठोरता कौन सी, स्थायी कठोरता, और एक अस्थायी कठोरता। अब ये स्थायी कठोरता क्या है, तो जब भी पानी के अंदर, जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले हुए होते हैं, तो उस जल की कठोरता क्या कहलाती है, स्थायी कठोरता। यानी यहां पर कौन घुला होगा, तो यहां पर घुला होगा आपका जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, ये हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड ये हो सकता है, या फिर कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम क्लोराइड। यानी इन दोनों के क्लोराइड या इन दोनों के सल्फेट कोई भी घुला हुआ होगा जिस पानी में, वो पानी कहलाएगा कठोर जल। और कठोरता में भी कौन सी कठोरता होगी उसके अंदर, तो यहां पर लिखा हुआ है स्थायी कठोरता, तो इनके कारण स्थायी कठोरता होती है। अब बात आती है आपकी कि अस्थायी कठोरता क्या होती है, तो अस्थायी कठोरता में इन्हीं लोगों के बाइकार्बोनेट घुले हुए होते हैं, यानी इन्हीं धातुओं के मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट जब घुले हुए होते हैं, तो वहां पर क्या होती है, अस्थायी कठोरता होती है। ठीक, तो इन लोगों के बाइकार्बोनेट जैसे Mg, है ना, और MgHCO3, ये देखिए, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो 2 प्रकार के हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी बात आती है, जब जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है, तो उसको दूर कैसे किया जाता है, तो दूर करने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे स्थायी कठोरता होती है ना, तो स्थायी कठोरता को हम जियोलाइट की सहायता से दूर कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना, मान लिया प्रश्न में आ सकता है कि स्थायी कठोरता को, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका है धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3। ये करता क्या है, तो इन लोगों से रिएक्शन कर लेता है और इनके बाइकार्बोनेट बना देता है, और बाइकार्बोनेट बना देगा तो वो जल में आघुलनशील होते हैं, वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक, इधर जो आपका है अस्थायी कठोरता, तो अस्थायी कठोरता जल को उबालने पर ही दूर हो जाती है। ठीक, तो स्थायी कठोरता के लिए हम जियोलाइट या सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, जबकि अस्थायी कठोरता के लिए कुछ नहीं करना होता, केवल उबाल दीजिए, अस्थायी कठोरता वैसे ही उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, ये छोटी सी बात हो गई वाटर के विषय में, तो आप इस एग्जांपल का जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद छोटा सा डिफरेंस है उसका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं।
तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। महत्वपूर्ण डिफरेंस है, आपके एग्जाम में आता रहता है ये, और ये इस चैप्टर का आपके लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचता है, इसमें पूरी तरीके से आपकी केमिस्ट्री भी एंड हो जाएगी। ठीक, तो देखिएगा लिखा हुआ साबुन और आपका अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक, तो पहला देखिएगा क्या लिखा कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होते हैं? उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक, ये हो गया। इधर लंबी श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। तो लंबी श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, सोडियम लॉरेल सल्फेट एक अपमार्जक होता है। ठीक, उसके बाद यह कठोर जल में झाग नहीं देते, यानी साबुन जो होता है वो कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी कठोर जल के द्वारा हम कपड़ों को साफ नहीं कर सकते। ठीक, इधर तो यह कठोर व मृदु दोनों में झाग देता है, यानी कठोर व मृदु जल दोनों में क्या करेगा? अपमार्जक आपका झाग उत्पन्न करेगा, झाग देगा, कपड़े इसको साफ कर सकता है। ठीक, उसके बाद इसमें आर्द्रता का गुण नहीं पाया जाता, यानी साबुन में आर्द्रता यानी नमी को सोखने का गुण। आर्द्रता क्या होती है? नमी को एब्जॉर्ब कर लेना। तो नमी को एब्जॉर्ब करने का गुण साबुन के अंदर नहीं होता, जबकि इसमें आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है। जैसे निरमा है आपका, है ना, तो निरमा को कहीं पर, निर्मय को आप किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां पर मॉइस्चर हो, नमी हो, तो वायुमंडल से नमी को खींच लेता है निरमा। तो वो क्या हो जाएगा? आप देखेंगे पाउडर फॉर्म में होता है तो हल्का सा वो क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा और थोड़ा सा सॉलिड टाइप में हो जाएगा, जम जाएगा जिसको कहते हैं। तो वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, आर्द्रता का गुण उसके अंदर पाया जाता है। जबकि साबुन में ऐसा नहीं होता है, साबुन आपका सॉलिड होता है और ये आर्द्रता को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ कि इनका जलीय घोल क्षारीय होता है, यानी साबुन का जो जलीय घोल होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है ना भाई। साबुन क्या है? क्षार की सहायता से बनाए जाते हैं, NaOH से। तो इनका जलीय घोल या जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक, इधर क्या होगा कि इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। तो जो आपका अपमार्जक है, इनका जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है ना। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट जिसमें आएगा पांचवा, इसमें क्या लिखा कि इसमें कपड़ों को साफ करने की क्षमता कम होती है, यानी साबुन के अंदर कपड़ों को साफ करने की क्षमता अपमार्जक की तुलना में थोड़ा सा कम होती है। क्यों? वो इसलिए होती है क्योंकि साबुन में क्या है, देखिए सोडियम या पोटेशियम आपका मिलाया जाता है, सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं ये। अब इसमें क्या है, तो इसमें थोड़ा सा जो साबुन आपका होता है, यहाँ पर आपका उतने ज्यादा क्वांटिटी में, है ना, ये पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, है ना, जो सोडियम पोटेशियम वगैरह है, तो थोड़ा सा इसके अंदर साफ करने की टेंडेंसी कम रहती है। एक तो ये रीजन बताइए। दूसरा ये भी है कि साबुन जो आपका होता है वो कैसा होता है? सॉलिड, ठोस होता है ना। तो जब ये ठोस होता है साबुन आपका, है ना, तो ठोस होने की वजह से भी क्या है, ये थोड़ा सा कपड़ों पर कम काम करता है, असर करता है। ठीक, इसमें क्या लिखा है कि कपड़ों को साफ करने की क्षमता अधिक होती है। अब डिटर्जेंट क्या, जैसे निरमा होता है, आप पानी में घोल लेते, बहुत जल्दी घुल जाता है, पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा, है ना, मिल जाता है। फिर उसमें आप क्या करते, कपड़े मिला करके धुलते रहते हैं, तो आसानी से वो कपड़ों के दाग क्या करेगा, निकाल देगा, आसानी से कपड़ों को साफ कर देगा। इसीलिए, है ना, आप देखते हैं कि जो घड़ी साबुन है, घड़ी साबुन की तुलना में घड़ी निरमा से कपड़े साफ करना क्या है, ज्यादा आसान होता है, या ज्यादा उसका उपयोग किया जाता है। तो निरमे का उपयोग थोड़ा सा ज्यादा किया जाता है, साबुन का उपयोग कम किया जाता है। साबुन में मेहनत भी ज्यादा लगती है, रगड़ना पड़ता है बार बार, है ना, और इसमें क्या, डिटर्जेंट में थोड़ा सा मेहनत भी कम लगती है उसके कंपैरिजन में। ठीक, तो ये फाइनल हो जाता है आपका साबुन और डिटर्जेंट में डिफरेंस, मैंने बता दिया आपको। तो कंप्लीट चैप्टर आपका यहाँ पर ये एंड हो जाता है, और इसी के साथ आपकी जो 10th क्लास की ये जो केमिस्ट्री है पूरी तरीके से एंड हो जाती है। अब इसमें कोई टॉपिक बचा नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बचा हुआ है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे हिसाब से क्या है कि ये आपका पूरा चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो फाइनल आपका मैंने ये चैप्टर करवा दिया है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचता है। एक्सरसाइज वगैरह आप सॉल्व करते रहिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए
और शेयर करते रहिए, है ना। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।